हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो आरआरबी ग्रुप डी में 5 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप भी रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का पीएच मान दिया गया है। इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये देखो, जो लाल लिटमस को नीला करता है वो क्या होता है? वो अपना होता है क्षार। और जो नीले लिटमस को लाल करता है वो अपना होता है अम्ल। अब अपने पास एक पीएच स्केल होता है, तो इसमें क्या होता है, जो 0 से और 7 नंबर तक की वैल्यू होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है अम्ल। और 7 से और 14 की जो वैल्यू होती है उसमें होता है क्षार। तो अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करेगा तो क्या होगा? वो होगा क्षार। और क्षार की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 7 से लेकर के और 14 तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो अपन ऑप्शन पे चलते हैं। तो बी और सी और डी ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये सारे के सारे अम्ल हैं। तो अपने पास ऑप्शन क्या रहता है? ए। जो 11 है तो ये क्या हो जाएगा? अपना क्षार हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना है? तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में? वो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल। ठीक है। अब अपने पास में जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा? वो होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ये 0 मीटर प्रति सेकंड क्यों होगा? क्योंकि कार यहाँ पे दिया गया है कि कार विराम अवस्था में है और 20 सेकंड के बाद में ये 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल पकड़ लेती है। तो अपने पास में अंतिम वेग क्या होगा? 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो v इक्वल टू क्या होगा? 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसके लिए 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा। जब मैं करता हूं तो 18 को जब 72 से काटता हूं तो ये 4 बार कटता है और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 20 आता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड ये अपना क्या आ जाता है? ये अपना अंतिम वेग आ जाता है। तो मैं वैल्यू पुट ऑन करता हूँ। 20 अपना अंतिम वेग हो गया, 0 अपना प्रारंभिक वेग हो गया। समय अंतराल कितना है? ये देखो यहाँ पे दिया गया है कितना? 20 सेकंड ले रहा है। 0 से और 20 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने में ये 20 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पे 20 रख देता हूँ मैं। 20 माइनस 0 इक्व टू 20 अपॉन 20 इक्व टू 1। और जो त्वरण होता है उसकी विमा क्या आती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? अभी देखो अपने पास में दो चीज होती हैं। एक होता है खाद्य श्रृंखला और एक होता है खाद्य जाल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। और इसको क्या बोलेंगे? फूड वेब। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम इसमें हम उपभोक्ता प्राथमिक जो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, उसको दिखाते हैं। तो उसको कैसे दिखाते हैं? जैसे मान के चलो घास है। ठीक है। घास अपनी क्या हो गई? ये प्रोड्यूसर हो गई। अब इसको टिड्डा ने खाया, ये प्राइमरी कंज्यूमर।
ठीक, टिड्डा को मेंढक ने खाया, ठीक है, और मेंढक को सांप ने खाया। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल एरो से अपन ये पूरी की पूरी श्रृंखला अपनी कंप्लीट होती है। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इससे शाखाएं निकल रही हैं। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है, घास है। अब घास जो है उसको टिड्डा भी खा रहा है, उसको हिरण भी खा रहा है। तो घास को टिड्डा भी खा रहा है, घास को हिरण भी खा रहा है। फिर यहाँ पे जो टिड्डा है उसको मेंढक खा रहा है, ठीक। अब जो हिरण है उसको यहाँ पे बाघ खा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शाखाएं होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फूड वेब बोलेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य जाल, फूड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर का टर्मिनोलॉजी है। ट्रॉपिक स्तर क्या होता है, ट्रॉपिक स्तर होता है कि जो अपना जो प्रोड्यूसर होगा वो T1 पे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर T2 पे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर T3 पे, ऐसे करके जो लास्ट का जो कंज्यूमर T4 पे, ठीक। और स्पाइडर वेब ये मकड़ी का जाल होता है, ये वैसे ही नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल F लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर की गति करता है, किया गया कार्य क्या होगा। तो अपने को पता है कि जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है W = F × D। अब F अपने पास में क्या है, यहाँ पे जो वस्तु के ऊपर लगने वाला फोर्स है, और D क्या है, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो वो कितने डिस्टेंस तक जाती है, ये D रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अपने पास में F क्या हो जाएगा, F होगा अपने पास में 10 न्यूटन, ये ठीक है। और डिस्टेंस कितनी होगी, 5 मीटर। जब इस वस्तु के ऊपर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो वह 5 मीटर की दूरी तय करती है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 50। और जो कार्य होता है, वर्क होता है, उसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, जूल, ठीक। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 50 J, जूल को मैं J लिख सकता हूं। तो अपना कार्य कितना हो जाएगा, 50 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका कार्य क्या है, ठीक है। पहली बात यह है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं कोशिका का पोस्ट ऑफिस। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, कोशिका का पोस्ट ऑफिस। अच्छा, कार्य क्या करता है, यह तैयार पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर उनके सही पते पर भेजता है, इसका ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण अंगों को बनने में मदद करता है, ये इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या काम आएगा कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है से आए प्रोटीन और लिपिड को पैक और मॉडिफाई करता है, ये इसका तीसरा काम हो गया, ठीक। तो अपन अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। यह कोशिका से बाहर पदार्थों का परिवहन और स्राव करता है, ये बात अपनी एकदम करेक्ट है कि ये करता है। यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, अनुमति नहीं देता है। ये जो अनुमति का काम हो करता है, कौन करता है, ये कोशिका झिल्ली करती है। ये काम अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा, ये काम कौन करेगी, कोशिका झिल्ली। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है जो कोशिका के भीतर पाचन में सहायता करते हैं, ये बात भी सही है। यह अंतर्द्रव्यी जालिका से प्राप्त प्रोटीन को संशोधित और संकुलित करता है, ये बात भी अपनी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है, ये अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम नहीं है, ये कोशिका झिल्ली का काम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः खालिस्तान सहायता करता है। तो नेत्र का जो क्रिस्टल लेंस है वो काम क्या करता है, काम क्रिस्टल लेंस है उसका कार्य है कि विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित करने के लिए अपनी फोकस दूरी का समायोजन करता है, ठीक है। अब ये करने में इसकी मदद कौन करता है, जो पक्षामी पेशियां हैं, ठीक है, वो लेंस की वक्रता को बदलती हैं और इससे जो अपना फोकस हो रहा है, वो जो फोकस बिंदु है वो एडजस्ट होता है, ठीक। तो ये काम हो गया इसका, जो लेंस है उसका। ऑप्शन ए आते हैं,
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में। तो ये लेंस का काम नहीं है, ये काम किसका है? ये काम है पुतली का और आइरिस का। ठीक, ये दोनों जो कहाँ हैं, इसको परितारिका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में। ये अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि जो क्रिस्टलीय लेंस है वो क्या करता है? फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करता है। किसकी सहायता से? पक्षांबी पेशियां होती हैं, ठीक है, वो लेंस की वक्रता दूरी को चेंज करती हैं और इससे क्या होता है? अपना फोकस दूरी एडजस्ट होती है। ठीक, मस्तिष्क को सिग्नल भेजने में। ठीक है, तो ये नहीं करता है, अपनी ऑप्टिक नर्व होती हैं, ऑप्टिक नर्व होती हैं जो यह काम करती हैं वस्तुओं के रंग का पता लगाने में। तो ये जो रेटिना होता है उसके अंदर कोशिका होती है, शंकु कोशिका बोलते हैं उनको। रेटिना के अंदर शंकु कोशिका होती है। यह क्या करती है? यह वस्तुओं के रंग का पता लगाने में मदद करती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम उत्तक का घटक है? ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बताओ कि फ्लोएम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फ्लोएम होता क्या है। तो फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाला एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। इसके 4 घटक होते हैं। अब इसके 4 घटक कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। पहला कौन सा होता है? पहला होता है चालनी नलिकाएं, ये इसका एक घटक हो गया। जो दूसरा घटक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सहचर कोशिकाएं, ये इसका दूसरा घटक हो गया। तीसरा घटक क्या है? फ्लोएम मृदुतक, ये इसके तीसरा घटक हो गया। इसका चौथा घटक कौन सा होता है? फ्लोएम रेसे, ये इसके फ्लोएम के 4 घटक होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, जाइलम फाइबर, ये इसका घटक होता है? नहीं होता है। ट्रैकिड, ये इसका ऑप्शन, ये इसका होता है घटक? ये भी नहीं होता। चालनी नलिकाएं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चालनी नलिकाएं इसका घटक होती हैं। वाहिकाएं वेसल्स, ये भी इसके घटक नहीं होते हैं। तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? पैर जमीन को पीछे की ओर धकेलता है और जमीन पैर को आगे की ओर धकेलती है। ये बात सही है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है कि अपना जो पैर है वो जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है और जो जमीन है वो अपने पैर को आगे की ओर धकेलती है। ये तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है। जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। तो यह जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यह जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, यह जड़त्व का उदाहरण है कि जब बस रुकती है, अचानक रुकती है, तो लोग आगे की ओर चले जाते हैं। क्योंकि जड़त्व क्या बोलता है? ये जिस अवस्था में रहता है ये उसी अवस्था में रहना चाहता है, ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, तो अपना ऑप्शन बी ये हो जाएगा कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी और डी और देख लेते हैं। नीचे की ओर उत्सर्जित गैसों के कारण ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एक रॉकेट, ये बात भी सही है कि जब रॉकेट जाता है तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही वो ऊपर जाता है। तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, ये भी सही है। जो तैराक है वो हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और पानी तैराक को आगे की तरफ धकेलती है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, अभी देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे बीज प्रसार की।
बीज प्रसार होता क्या है, यह जरूरी क्यों है, क्या इसके रीजन होते हैं। ठीक, तो बीज प्रसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज अपने जनक पौधे से दूर फैल जाता है। ठीक है, ये अपना मान के चलो कोई पौधा है। ठीक है, अब जो इसके बीज हैं वो यहाँ 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 ऐसे दूरी पर फैल गए। ठीक है, अभी देखो ये जरूरी क्यों है, इनका फैलना जरूरी क्यों है। यदि सभी बीज एक ही स्थान पर गिर जाएंगे तो उनमें धूप, पानी, खनिज के लिए एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन करेंगे। ठीक है, और वो हिस्सेदारी इनको आ नहीं पाएगी, जितना एक एक को मिलना था वो आ नहीं पाएगा, एक दूसरे से ये कंपटीशन करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इनका बीजों का फैलना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि इनके अंदर कंपटीशन ना बढ़े। अगर एक ही जगह गिर जाएंगे तो इनके बीच धूप, पानी, खनिज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो ये कुछ ही जिंदे रह पाएंगे और जो कमजोर होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे। जबकि दूर दूर फैलेंगे तो इनको धूप, पानी, खनिज आराम से मिलेगा। आराम से मिलेगा तो इनके बीच में जो कंपटीशन है वो कम होगा। ठीक है, तो बीज प्रसार क्या होता है, बीजों का आकार बढ़ता है। नहीं भाई, बीज प्रसार में बीजों का आकार नहीं बढ़ता है, अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। तो अपन ने देखा कि जब बीज दूर दूर फैलता है तो उनमें प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अति संकुलता रोकना का मतलब है कि आप जब बिखर जाते हो तो उसका मतलब है कि आप अति संकुलता रोक रहे हो। अगर आप एक जगह इकट्ठा हो रहे हो तो उसका मतलब होता है आप अति संकुलता कर रहे हो। तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी और डी और देख लेते हैं। निषेचन के बाद बीज का निष्क्रिय होना सुनिश्चित करता है। बीज प्रसार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, परागण को रोकता है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है अपने लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग काष्ठ उद्योग के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है। कौन सा उद्योग करता है, NaOH का उपयोग। NaOH को हम क्या लोग बोलते हैं, हम लोग इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब अपन ऑप्शन देखते हैं कि वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, साबुन उद्योग और खाद्य उद्योग। ऐसे तो NaOH जो है वो लगभग सभी उद्योगों में काम आता है, लेकिन जो प्राइमरी रूप में काम आता है वो कागज उद्योग में आता है। ठीक है, जो NaOH का काम होता है वो कागज उद्योग में आता है। ठीक, अब कागज उद्योग में क्यों आता है ये सुनो। जब हम कागज का निर्माण करते हैं तो जब लकड़ी के टुकड़े होते हैं तो उनमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है, लिग्निन। अब ये जो लिग्निन है इसको हटाने के लिए मैं इस NaOH का काम कर सहायता लूंगा जिससे ये लिग्निन हट जाए। लिग्निन क्या होता है, लिग्निन वह पदार्थ है जो लकड़ी के रेशों को आपस में जोड़े रखता है। जो लकड़ी के रेशे होते हैं उनको आपस में जोड़े रखता है ये लिग्निन। ठीक है, जब लिग्निन अलग हो जाता है तो शुद्ध सेल्यूलोज फाइबर बचते हैं। ठीक है, और इसको जो शुद्ध सेल्यूलोज फाइबर बचते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, वुड पल्प या काष्ठ की लुगदी बोलते हैं। और ये काष्ठ की लुगदी है, इसका बाद में उपयोग किस में करते हैं, इसका बाद में उपयोग करते हैं हम लोग कागज बनाने में। ठीक, तो अपना जो क्वेश्चन दे रखा है कि काष्ठ लुगदी के प्रक्रम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, तो वो अपना कागज उद्योग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि द्रव्यमान संख्या होती क्या है। द्रव्यमान संख्या, अभी देखो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं उन दोनों का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। अब अपने को प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, 11, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं, 12। दोनों को मैंने ऐड किया, कितने हुए, 23, 23। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं, जंतुओं में सुग्राहिता या अनुक्रियता मुख्यतः खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि सुग्राहिता या अनुक्रियता कहते किसको हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है सुग्राहिता या अनुक्रियता, इनका अर्थ क्या है कि बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जैसे अपन गर्मी का स्पर्श करते हैं, सर्दी का महसूस करते हैं, कोई चीज़ को अनुभव करते हैं, ठीक है, उनको महसूस करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया देना, ये अपना क्या होता है, ये सुग्राहिता होती है या अनुक्रियता होती है। ठीक, ये अपन ने देख लिया। अब अपन ऑप्शन के ऊपर आते हैं कि भाई इनको नियंत्रित कौन करता है। तो श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र इसको नियंत्रित नहीं करेगा। श्वसन तंत्र क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, गैसों का आदान प्रदान। परिसंचारी तंत्र, ठीक है, तो परिसंचारी तंत्र क्या करेगा, ये पोषक तत्वों को परिवहन करेगा। ठीक है, पाचन तंत्र क्या करेगा, पाचन तंत्र अपने भोजन को पचाएगा। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र है ये मुख्यतः सुग्राहिता और अनुक्रियता का काम करता है। ये ही अपने को गर्मी का, किसी चीज़ का अनुभव कराता है, वो तंत्रिका तंत्र है। तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रेक्षण द्रव में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है। अब अपने को ये देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रेक्षण है जो द्रव में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है। जल उबलने पर भाप उत्पन्न करता है। ठीक, लवण ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में तीव्रता से विलीन होता है। बर्फ की गर्म करने पर यह पिघलकर जल बन जाती है। शाही की एक बूंद बिना विलोडन किए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। तो इनमें ऑप्शन डी को आप देखो, इसमें क्या बोल रहा है ऑप्शन डी कि जैसे अपने पास में यहाँ पे कोई पात्र है, इसमें जल रखा हुआ है, इसमें अपन एक शहद की बूंद डालेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में अपने आप बिना हिलाए पूरे को कलरफुल कर देता है, पूरे पानी को। मतलब इसका मतलब यह है कि द्रव के कणों के बीच में जगह है और इन जगह के बीच में अपने आप जो शहद की बूंद है वो एडजस्ट हो जाती है और पूरा विलयन एक जैसा हो जाता है। तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, अपन हिलाते भी नहीं है, हिलाते नहीं है तो इसका मतलब ये है कि द्रव के कण क्या करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। तो अपना ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक गेंद को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है। समय t के बाद इसका वेग क्या हो जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक गेंद अपनी, इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है। ठीक, जब इसका प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, u होता है, और इसका अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो गति की समीकरण क्या बनती है, पहली वाली v = u + at, ये अपनी गति की समीकरण है। ठीक, अपने को इतना पता है कि जब अपन पृथ्वी के विपरीत दिशा में जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं तो जो a का मान होता है, जो त्वरण का मान होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। और जब अपन पृथ्वी की तरफ आते हैं तो जो a का मान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपनी समीकरण क्या रहेगी, अपनी समीकरण रहेगी v = u प्लस जो पृथ्वी का त्वरण है उसका क्या मान होता है, उसको बोलते हैं अपन g। तो g क्या होगा, माइनस का इंटू t। तो v = u - gt, ये अपनी इक्वेशन रहेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, तो ये जो कथन है ये कथन गलत है। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि को गमन करने के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, और माध्यम क्या क्या होते हैं अपने, ये ठोस हो सकता है, वो द्रव हो सकता है, वो गैस हो सकता है। ठोस में सबसे ज़्यादा गति करेगी ध्वनि, उससे कम जो ध्वनि गति करेगी वो द्रव में, और उससे कम गति करेगी वो गैस में। मतलब सबसे ज़्यादा करेगी ध्वनि गति वो ठोस में करेगी, और सबसे जो कम करेगी वो गैस में करेगी। तो अपना जो ये ए ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। ध्वनि वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक तेजी से गमन करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि भाई जो निर्वात में तो गति करती नहीं ध्वनि। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये कथन अपना सही है, और यह अनुदैर्ध्य होती है। ठीक, तो जो ध्वनि होती है वो उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, ये अनुप्रस्थ नहीं होती। जो अपनी प्रकाश की किरण है वो प्रकाश की किरण होती हैं, क्या होती हैं, वो अनुप्रस्थ होती हैं। इसका मतलब क्या है, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है कि जिस दिशा में ये ध्वनि की गति है ये गमन करती है, उसी दिशा में प्रकाश जो इसके कण हैं, माध्यम के कण हैं, वो गमन करते हैं, वो इस तरफ दोलन करते रहते हैं उसी दिशा में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी ये ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का क्या उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अपने पास में जो नस्ल होती हैं वो जैसे विदेशी हो गई और स्वदेशी या स्थानीय नस्ल हो गई। विदेशी नस्ल कौन कौन सी होती हैं, विदेशी नस्ल कौन कौन सी, जैसे जर्सी हो गई, होल्स्टीन हो गई, ये सब विदेशी नस्ल होती हैं। और स्थानीय कौन सी होती हैं, जैसे साहिवाल हो गई, ठीक है, और रेड सिंध, ये सब साहिवाल होती हैं। तो जब हम इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो उसके पीछे क्या अपना उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य ये रहता है कि दोनों के सर्वोत्तम गुणों को एक साथ लाएं। ठीक, तो जो विदेशी नस्ल होती है उसमें क्या होता है, उसमें दूध देने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जो अपनी स्थानीय नस्ल होती हैं उनमें क्या होती है, जो रोग प्रतिरोधकता की क्षमता है इनके दूध में वो ज़्यादा होती है। तो जब हम इनका जब क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो जो अपने पास में जो नया संकर संतति पैदा होगी उसमें दूध देने की क्षमता जो होगी वो ज़्यादा होगी, और उसका जो दूध होगा वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होगा। तो अपने पास में देसी और विदेशी जो दोनों गाय हैं उनका जो बेस्ट है वो अपने को मिल जाता है। तो अपना ऑप्शन देखते हैं, लंबे दुग्ध शरण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है, इसमें श्रृंखलन होता है। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि भाई जो कार्बन होता है वो उसमें श्रृंखलन का गुण होता है। ठीक, यह चतुसंयोजी होता है, ये भी अपना करेक्ट हो जाएगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वो 4 होती है। ठीक, यह आयनिक रूप से बंध बना सकता है, तो ये अपना ऑप्शन गलत होगा। इनमें एकल द्वि और त्रिबंध हो सकते हैं, ये भी अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अभी देखो इसने क्या कहा है कि यह आयनिक रूप से बंध बना सकता है। अभी ये आयनिक रूप से बंध नहीं बनाता, जो कार्बन होता है वो अपना सह संयोजक बंध बनाता है। अब जो कार्बन होता है वो आयनिक बंध क्यों नहीं बना सकता, कार्बन अपना आयनिक बंध इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन ऐसा नहीं करता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सह संयोजक बंध। ठीक, तो कार्बन हो वो आयनिक रूप से बंध नहीं बना सकता। अपना जो ऑप्शन सी है ये अपना ठीक हो जाएगा कि इनमें से इसकी कार्बन की प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपर रूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है।
सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपर रूप किसको कहते हैं। तो अपर रूप कौन से होते हैं? जिनके भौतिक गुणधर्म तो भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक, अब रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु से बने होते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रिया समान होती है। जैसे अगर हीरा और ग्रेफाइट दोनों को अगर जलाएंगे तो CO2 उत्पन्न होगी। और भौतिक गुणधर्म भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि परमाणु के जुड़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हीरा जो होता है वो दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है, ठीक है, जबकि ग्रेफाइट है वो चिकना होता है। जबकि अपर रूप दोनों ही हैं, जो हीरा है वो भी अपर रूप है और ग्रेफाइट है वो भी अपर रूप है, इसलिए इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न हो जाएंगे और रासायनिक गुणधर्म समान हो जाएंगे। ठीक, तो अपन ऑप्शन देखते हैं। वे कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, B, C, D ऑप्शन को देखते हैं। वे कार्बन के विभिन्न समस्थानिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये समस्थानिक की परिभाषा है। कार्बन के समय भी वे कार्बन के समय जिनका आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न होती है, तो ये समावी का परिभाषा है। ये विभिन्न तत्वों के साथ कार्बन द्वारा निर्मित यौगिक हैं। तो कार्बन क्या होता है? ये जो कार्बन के अपर रूप हैं वो यौगिक नहीं होते, वो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तो ये तो सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बन के अपर रूप होते हैं वो तत्व होते हैं, ना कि यौगिक। तो ऑप्शन ए इज अपना करेक्ट कि कार्बन के जो विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं वे भौतिक गुणधर्म में भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन क्या है? चुंबक क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये अपना छड़ चुंबक है। ठीक है, ये अपना नॉर्थ हो गया, ये अपना साउथ हो गया। जो यहाँ से निकलती हैं और ये यहाँ पे एंटर करती है और ये अंदर इससे ऐसे बहती हैं। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से एंटर करेंगे और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे इनके बीच में ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं इनके बीच में जितनी कम जगह होगी, जितनी इनकी प्रबलता ज़्यादा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा मात्रा में होगा। पहला बात। दूसरा कथन क्या है? ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? V = IR, ये फॉर्मूला अपने को पता है। V क्या है? यहाँ पे वोल्ट है, तो V का मान क्या रखेंगे? 5। I अपने को ज्ञात करना है। R का क्या है? 10 ओम, तो I = 5/10। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.5 एम्पियर। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HIV के संचरण की रोकथाम में सहायता सुरक्षित यौन संबंध विधि है? सुइयों का सावधानी पूर्वक साझा करना, तो ये ऑप्शन अपना नहीं है। ये जो सुइयों का आदान प्रदान होगा तो इससे तो अपना जो HIV है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेज है, ना कि घटने के। यौन संबंध के बाद एंटीबायोटिक लेना। अब एंटीबायोटिक क्या होती है? ये केवल जीवाणु के लिए होती हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है? ओनली जीवाणु के लिए। जबकि जो HIV है ये अपना क्या है? ये विषाणु है। तो एंटीबायोटिक तो कारगर नहीं होगी। नियमित रूप से मल्टीविटामिन लेना। ठीक, तो मल्टीविटामिन क्या होती हैं? ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिया जाती है, लेकिन ये चाहें तो कि भाई अपन इसका विषाणु का संक्रमण रोक दें तो ऐसा मल्टीविटामिन नहीं कर सकती। यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना, तो अपना ऑप्शन डी इज
करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अब देखो, अपने पास में ये एक प्रिज्म है, यहां से कोई किरण आई, ठीक है, ये आपतित किरण हो गई। अब ये अपवर्तित होती है, ठीक, ये किरण कौन सी हो गई, ये अपवर्तित हो गई, अपवर्तित किरण। और फिर ये किरण जो है ये बाहर निकल जाती है, ठीक। तो ये कौन सी हो गई, ये निर्गत किरण, ये हो गई निर्गत किरण। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, इनके बीच बने कोण। तो मैं आपतित किरण को यहां से बढ़ाऊंगा ऐसे, और निर्गत किरण को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा। तो यहां पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या कहते हैं, तो इस एंगल को बोलते हैं विचलन कोण, सॉरी, ये एंगल, ठीक। ये एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा विचलन कोण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो जो थॉमसन मॉडल है वो अपना कौन सा मॉडल है, वो अपना प्लम पुडिंग का मॉडल है, ठीक है। इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार ये था कि ये अपना कोई परमाणु है, ठीक है, और इसमें जो ये पूरा जो परमाणु है ये क्या है, धनावेशित, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरा एक सबन नाभिक होता है। परमाणु में केवल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय नाभिक के परितः निश्चित कक्षाओं में परितः प्रक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो अपना बेस्ट सूटेबल है कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। ऐसा ही बताया था थॉमसन ने कि भाई जो परमाणु है ये धनावेशित होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं जो ऋणात्मक आवेश के होते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय नाभिक के परितः निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करता है। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के जो कौन सी कक्षा होती है इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसे ये सब बताया रदरफोर्ड और नील्स बोर ने। परमाणु में केवल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब रदरफोर्ड ने इस जो थॉमसन मॉडल दिया था तब तक इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं था, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं था। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरा एक सघन नाभिक होता है, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो बेस्ट है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चिप पैकेटों में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है। यह ऑक्सीकरण को रोकता है, यह स्वाद बढ़ाता है, यह कुरकुरापन बढ़ाता है, यह नमी को अवशोषित करता है। तो चिप्स में क्या होता है, चिप्स में तेल और वसा होती है। यदि पैकेट में ऑक्सीकरण होगा तो वह तेल के साथ प्रतिक्रिया करेगा और उसे ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है। अपना जो चिप्स का पैकेट है इसमें तेल और वसा होगी, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी तो यह ऑक्सीकृत होगा और ये आकर्षित होने से क्या होगा, इसके स्वाद में कमी आ जाएगी। तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, यह ऑक्सीकरण को रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है।
सबसे पहले देखेंगे अपन कि निषेचन होता क्या है। ठीक, तो निषेचन क्या होता है? जिसमें पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु आपस में मिलते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? यह प्रक्रिया होती है डिंब वाहिनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोपाइन ट्यूब। ये प्रक्रिया होती है फ्लोपाइन ट्यूब में। और जब यह कंप्लीट हो जाती है तो इससे बनता है युग्मनज। और ये युग्मनज कहाँ जाता है फिर? गर्भाशय में। तो निषेचन की प्रक्रिया अपनी कहाँ होती है? डंब वाहिनी या फिर फ्लोपियन ट्यूब में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।